हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का साइंस विद पूजा मैम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरे टॉप 60 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए है, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पे निर्भर करता है, ये आपको बताना है। दिया हुआ है पुरुषों के क्रोमोसोम पर, स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, तंत्रिका आवेग पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो नंबर आप क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है, 46 होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेल की, ठीक है, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है कौन सा होता है, XY होता है। अगर हम फीमेल की बात करें दोस्तों, तो फीमेल के अंदर जो नंबर जो क्रोमोसोम होता है वो कौन कौन सा होता है, XX होता है। अब भैया जब मेल होता है वो अपना Y देगा और फीमेल अपना X देगी, तो क्या बनता है, XY बनता है। यानी एक लड़के का जन्म होगा जब मेल अपना एक्स देता है, फीमेल अपना एक्स देगी, तो क्या होगा, एक्स एक्स होता है, यानी एक लड़की का जन्म होता है। तो देखिए कोई भी सिचुएशन हो, जो फीमेल होती है वो अपना एक्स ही देगी, लेकिन मेल जो होता है वो क्या देता है, अपना एक्स और वाई क्रोमोसोम देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिंग निर्धारण की बात हो रही है तो किस पर डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे पुरुषों के क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बिल्कुल से ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेंगे, सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी। तो देखिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों कि हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग होती है, सबको पता है। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी, रानी विक्टोरिया के खानदान में देखी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी कर देगा, या फिर रूमेटी हृदय रोग को उत्पन्न करेगा, या WBC में कमी कर दिया, रक्त का स्कंदन ना होना हीमोफीलिया कहलाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल से डी वाला ऑप्शन सही होगा। रक्त में अगर स्कंदन नहीं होता तो क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा हुआ है आपका, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विकास का मुख्य कारण, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। एक दिया है उपवर्तन, दूसरा दिया है उपार्जित गुण, तीसरा दिया है लैंगिक जनन, चौथा जो दिया है आपका प्राकृतिक वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो विकास विकास यानी इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें जो दिया रहता है उसमें आपका जो है प्राकृतिक वर्ण से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी आपका उत्परिवर्तन हो गया, उपार्जित गुण हो गया, लैंगिक जनन हो गया, ये सारे क्या होंगे, आपके रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल से थर्ड नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है। स्त्रियों में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो स्टेरॉयड में नहीं आता है, ये बिल्कुल से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया है प्रोलैक्टिन, दूसरा दिया है रिलैक्सिन, तीसरा दिया एस्ट्राडियोल, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से बी वाला रिलैक्सिन आपका यहाँ पे क्या होगा, सही। रिलैक्सिन जो होता है स्त्रियों में वो स्टेरॉयड नहीं होता, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ है, चिपैंजी। चिपैंजी सबको पता है क्या होता है, एक एनिमल्स में आता है। चिपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, दिया हुआ है 21 जोड़ी, 24 जोड़ी यानी 24 जोड़ी, या फिर 23 जोड़ी, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए चिपैंजी में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल से 24 जोड़ी होती है, ठीक है। कितनी होगी, 24 जोड़ी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को क्या कहा जाता है। तो देखें यहाँ पे जो
आपका राइट आंसर होगा दिया है अनुवांशिकी कहा जाएगा, जीनोटाइप कहा जाता है, जीन कहा जाता है या फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जीन आपका अलग है, ठीक है, डीएनए आपका अलग है, डीएनए जीन से ही डीएनए है आपका, क्रोमोसोम आपका अलग है, फिनोटाइप अलग चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जीनोटाइप होगा वो अनुवांशिक संगठन उसे कहा जाता है। तो कभी भी पूछा जाता है कि जीनोटाइप क्या होता है, तो वहाँ पे आपको बताना है कि जीनोटाइप जो होता है वो एक अनुवांशिक संगठन में आता है। अगर पूछता है कि जो अनुवांशिक संगठन किसे कहते हैं, तो आपको वहाँ पे बताना है जीनोटाइप जो होता है वही आपका क्या होता है, अनुवांशिक संगठन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कि अविकसित बच्चे को जन्म देने वाला प्राणी है, ऐसा बच्चा जो अविकसित होता है, ऐसे बच्चे को कौन सा प्राणी जन्म देता है या कौन सा ऑर्गेनिज्म जन्म देता है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मुर्गी, चमगादड़, प्लेटिपस या फिर कंगारू। तो देखिए कंगारू जो होता है वो अविकसित बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। बिल्कुल से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को या फिर ऑटो हॉर्न को। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, किसका पता लगाने के लिए, अनुवांशिकी का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता की इकाई, ठीक है, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, यानी क्रोमोसोम कहेंगे, जिसकी बात अभी हम लोग कह रहे थे कि क्रोमोसोम आपका अलग है, डीएनए अलग है और जीन क्या है, अलग है। क्रोमोसोम के अंदर ही आपका डीएनए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है गुणसूत्र, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, डीएनए, ठीक है, या फिर जीन या फिर केंद्र। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसका डेफिनेशन हम कहते हैं कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि जीन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो अनुवांशिकता की इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल से राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहलाएगा और क्या कहलाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, मतलब जब शुक्राणु और अंडाणु यानी कि स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। दिया है निषेचन, द्विखंडन, मुकुलन या फिर युग्मनज। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे संपन्न होता है, या निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है, तो आपको वहाँ पे जो बताना है कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा हुआ है आपका निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग ऐसा है जो जीवाणु जनित रोग है। दिया है खिलाड़ी पांव, याचमा, दाद या फिर खसरा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर होगा याचमा जो है वो जीवाणु जनित रोग माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका जो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज कौन से साइंटिस्ट किए थे, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास सॉल्क किए थे, या फिर लुइस पॉस्चर या फिर मेरी क्यूरी की थी। तो यहाँ पे जो जोनास सॉल्क थे उनका नाम याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया था, पोलियो के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है कि जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल से बताना है। ठीक है, तो जीका वायरस जो है किसके द्वारा मनुष्य के अंदर संचारित होता है, किसके द्वारा मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछ सकता है। तो दिया है चूहे के द्वारा, मच्छर के द्वारा, झींगुर के द्वारा या खरगोश के द्वारा। तो देखिए जो जीका वायरस होता है वो मच्छर के द्वारा
शरीर में क्या होता है, संचारित हो जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन मच्छर यहाँ पे याद रखिएगा अगर जीका वायरस पूछता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका पूछा है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है, ये आपको क्या करना है यहाँ पे बिल्कुल से बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है। ए नंबर का जो ऑप्शन दिया है, रेडियोग्राफी की जाती है, बायोस्कोपी की जाती है, कोलेडोलॉजी की जाती है, बायोप्सी की जाएगी। तो देखिए कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो जांच की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, और कैंसर क्या है, जब हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होने लगती है, डिवीजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होने लगता है बॉडी के अंदर, तो वही सेल जो होती है किस में चेंज हो जाती है, कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है। और बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी जांच की जाती है, बायोस्कोपी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा हुआ है काला अजार का संचार किससे होता है, काला अजार का संचार किससे होता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। काला अजार क्या है, एक टाइप की बीमारी होती है और इसका संचार कैसे होता है, काली मक्खी से, सिकता मक्खी से, सेप्सिस मक्खी से या फिर चिंचड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काला अजार का जो संचार होता है वो सिकता मक्खी से होता है। सिकता मक्खी का आप लोग नाम याद रखिएगा। काला अजार का संचार किससे होगा, सिकता मक्खी से होगा। और बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगवाया जाता है। ठीक है, काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को, बच्चों को यानी कौन सा टीका लगाया जाता है, टीएबी का, बीसीजी का, डीपीटी का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काली खांसी के लिए जो टीका यूज किया जाता है वो किया जाता है किसका, डीपीटी का। डीपीटी का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है, मनुष्य में ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे आपका 17 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा है मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों तक होता है, मनुष्य में गर्भकाल का जो समय होता है वो कितने दिनों तक होता है, ये आपको क्या करना है, बिल्कुल से यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 180 दिन का होगा, 280 दिन का होगा, 380 दिन का होगा, 365 दिन का होगा। तो 280 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा है एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है। यहाँ ब्लड प्रेशर पूछा गया है कि एक सामान्य मनुष्य में जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mmHg, 160 से 95 mmHg, 130 से 90 mmHg, 80 से 120 mmHg। तो देखिए एक किशोर मनुष्य के अंदर जो रक्त दाब का संचार होता है वो कैसा हो, कितना होता है, वो होता है 120 से 80। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल से आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। क्वेश्चन के बाद फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है, रक्त दाब कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है कि हृदय पे या फिर शिराओं पे या फिर धमनियों पे या फिर कोशिकाओं की। तो यहाँ पे देखिए जो धमनियां होती है, धमनियों पे अगर रक्त का दबाव जो पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन धमनियां यहाँ पे बिल्कुल से आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार क्या है, रिपीट है। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है, ये आपको बताना है। मतलब ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसका ब्लड जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे दिया है बंदर, दूसरा दिया है चूहा, तीसरा दिया है सांप और चौथा दिया है भेड़िया। तो देखिए जो सांप होता है ना, सांप जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा है, किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण
किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपका जो ब्लड होता है उसका रंग जो होता है क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ब्लड का जो कलर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल से लाल होगा। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, एक नंबर का जो ऑप्शन है, प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या क्लोरोफिल के कारण। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से हीमोग्लोबिन क्या होगा, यहाँ पे आपका सही होगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, दिया हुआ है कि आपका रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षा एंटीबॉडी, ठीक है, जो दिया है प्रतिरक्षा, 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दिया हुआ है कि रक्त समूह ए बी, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि रक्त समूह ए बी में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। ठीक है, प्रतिरक्षी को ही इंग्लिश में एंटीबॉडी कहा जाता है। तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए तथा बी, या फिर कोई प्रतिरक्षी नहीं। तो आपको बता दें कि जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उस पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है उस पर कोई एंटीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से कौन सा राइट आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, पूछा हुआ रक्त समूह का आविष्कार करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है। तो रक्त समूह का आविष्कार करने वाले यानी कि ब्लड ग्रुप को किसने दिया था, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन या फिर लुइस पास्चर। तो देखिए, ब्लड ग्रुप का जो आविष्कार किए थे वो कौन थे, कार्ल लैंडस्टीनर थे, और इसको हम एबीओ ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, एबीओ ग्रुप भी कहा जाता है ब्लड ग्रुप को, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, पूछा है सुई चुभाने पर निम्नलिखित में से किस कौन से अंग पे, मतलब ऐसा कौन सा अंग होता है जो दर्द नहीं महसूस करता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया है त्वचा, हृदय, मस्तिष्क या फिर नेत्र। तो सुई चुभाने पर अगर किसी अंग में दर्द नहीं होता तो वो होता है आपका मस्तिष्क, ब्रेन में दर्द नहीं होता। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर दूसरा नाम आपके एग्जाम में पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे पूछा है पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है हृदय के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर, गर्दन में, पेट पर। तो देखिए आपको जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मस्तिष्क यानी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिल्कुल से यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन के केंद्र है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि निगरण के लिए और उल्टी दोनों के लिए एक नियामक केंद्र माना जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ए ऑप्शन, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर पॉन्स। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से मेड्यूला ऑब्लिंगेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए मेड्यूला ऑब्लिंगेटा जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के नीचे होता है, और हमारे स्पाइनल का जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है उससे जुड़ा होता है। हम कह सकते हैं कि जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होता है उसी पे हमारा पूरा ब्रेन जो होता है वो टिका रहता है। ठीक है, और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो निगरण और उल्टी दोनों का क्या होता है, नियामक केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो आपका जीव द्रव्य यानी कि जो साइटोप्लाज्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहा है। दिया है वॉन
मॉल ने या फिर हेक्सले ने या फिर लैमार्क ने या फिर डार्विन ने। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से बी वाला हेक्सले यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है मिलन ने, खुराना ने किया था, डी ब्रिज ने किया था या कैल्विन ने। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से खुराना। खुराना यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा खुराना का। ठीक है, खुराना सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किए थे कहाँ पे, प्रयोगशाला में। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, डीएनए यानी कि डीएनए को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहिए या डीएनए अंगुली छाप कहिए। ठीक है, दोनों आपका सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंग्लिश में कहा जाता है, डीएनए अंगुली छाप हिंदी में कहा जाता है। दिया डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, ये आपको क्या करना है यहाँ पे बिल्कुल से बताना है। दिया है माता पिता के पहचान के लिए किया जाएगा, बलात्कारी के पहचान के लिए किया जाएगा, चोर की पहचान के लिए किया जाता है या फिर उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही कर लीजिए। माता पिता की पहचान के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी के पहचान के लिए भी किया जाता है और चोर के पहचान के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ठीक है, पूछा हुआ है हरगोविंद खुराना कौन थे, एक साइंटिस्ट थे और इनको किस आविष्कार के लिए क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग स्लाइड को ऊपर करेंगे जिससे कि चारों ऑप्शन हम लोग को एकदम क्लियर दिखे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जीन के संश्लेषण के लिए फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिया है आपका जीन के संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। बताना है यहाँ पे यूरेनियम जो होता है उसके विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है। सीसा होगा, रेडियम होगा, थोरियम होगा, प्लूटेनियम होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल से ए वाला ऑप्शन सही होगा, सीसा होगा। ठीक है, सीसा यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। एस्टेटाइन नहीं है, फ्रेंसियम नहीं है, ट्रिटियम नहीं है, फिर जार्कोनियम नहीं है। तो देखिए इसमें से रेडियो एक्टिव अगर आपका पूछता है तो जो जार्कोनियम होता है वो रेडियो एक्टिव में नहीं आता है। ठीक है, 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलिएगा, देखेंगे हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? क्या ये न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा या फिर न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाएगा, रिएक्टर को ठंडा करेगा, नाभिकीय की क्रिया को क्या करेगा, रोकेगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल से ये वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, भारी धातुएं अपना नाम प्राप्त करती हैं। ठीक है, भारी धातुएं अपना नाम प्राप्त करती हैं क्योंकि वे दूसरे परमाणु के तुलना में रखती हैं। मतलब दूसरे जो आपकी भारी धातुएं होती तो वो अपना नाम प्राप्त करती हैं। सही बात है, क्यों करती हैं ये रीजन आपको यहाँ पे क्लियर करना है। बस रीजन आपको यहाँ पे क्या करना है, बता देना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है उच्च घनत्व की वजह से या उच्च परमाणु संख्या की वजह से, उच्च परमाणु त्रिज्या के लिए या फिर उच्च परमाणु के द्रव्यमान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा उच्च घनत्व के लिए। भारी धातु अगर अपना नाम प्राप्त करती है क्योंकि वे दूसरे परमाणुओं की तुलना में क्या रखती हैं, अपना उच्च घनत्व रखती हैं, इस वजह से अपना क्या करती है, वो नाम प्राप्त करती है। ठीक है, चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए पहले।
क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह से किया जाना है, इसका मतलब उसका क्या चीज होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसका उच्च गलनांक होना चाहिए, या फिर निम्न गलनांक होना चाहिए उसका, या फिर निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए उसमें, या फिर निम्न प्रतिरोधता होना चाहिए। तो देखिए इसमें निम्न क्रियाशीलता होना चाहिए, ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल से आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परीक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो देखिए यहाँ पे मंदक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रयोग किया जाता है किसके रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ठीक है, नाभिकीय विखंडन की खोज कौन से साइंटिस्ट, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, किसने की थी, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल से बताना है। तो दिया है ऑटो हॉर्न ने, ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज ने, या फिर पीटर हिग्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज थे, ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया था, न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज किए थे, ठीक है। 38 नंबर की तरफ चलेंगे। देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा है, निम्नलिखित में आइंस्टीन की खोज है, आइंस्टीन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। निम्नलिखित में आइंस्टीन की खोज है, रेडियोधर्मिता एवं एक्स किरणें, रेडियोधर्मिता तथा आपेक्षिकता सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा एक्स किरणें, या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकाश विद्युत का प्रभाव की व्याख्या एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। चलिए 39 देखिएगा, 39 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में अनचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, अनचुंबकीय पदार्थ यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। दिया है एल्यूमिनियम, दूसरा दिया है मैग्नीज, तीसरा दिया है सोडियम, चौथा दिया है उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर होगा 39 में, वो होगा आपका डी वाला, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर में आपका पूछा गया है कि ऐसे ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, ठीक है, ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनचुंबकीय प्रकृति के मध्य क्या होता है, प्रदर्शित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूरी ताप कहेंगे, उदासीन ताप कहेंगे, क्रांतिक ताप कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा, इसे हम क्या कहेंगे, क्यूरी ताप कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल से ए वाला ऑप्शन क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, किसी चुंबक की जो आकर्षण शक्ति होती है वो न्यूनतम कहाँ होती है, मध्य में होगी, ध्रुवों पर होगी, चुंबकीय अक्ष पर होगी, सभी जगह बराबर होगी। तो देखिए ये जो चुंबकीय की आकर्षण शक्ति जो होती है वो कहाँ पे होती है, मध्य में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 42 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र में चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसमें चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, दिशा सूचक यंत्र में, या फिर घड़ी में। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, घड़ी में नहीं किया जाता है, ठीक है। चुंबक का उपयोग कहाँ नहीं किया जाता, घड़ी में नहीं किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है आपका, दहन की प्रक्रिया में ईंधन का रूपांतरण होता है, दहन की प्रक्रिया में ईंधन का रूपांतरण किस चीज में होता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, बिल्कुल से यहाँ पर राइट कर लेना है।
44 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर का जो पूछा हुआ है, ऐसे पदार्थ जो जलाए जाने पर वायु के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 44 नंबर का आपका पूछा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो जलाए जाने पर और जलाए जाते हैं और जलाए जाने पर क्या होते हैं, ऑक्सीजन यानी कि वायु के संपर्क में आकर क्या हो जाएंगे, तुरंत ऊष्मा में कन्वर्ट ऊष्मा उत्पन्न करने लगते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मादायक, ज्वालक, कोयला या फिर ईंधन। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला, ईंधन कहेंगे। ठीक है, 44 में डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, तो प्राकृतिक ईंधन का क्या करना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल से नाम बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कॉल गैस, कोक, टॉर या फिर पेट्रोलियम। तो इसमें से अगर प्राकृतिक गैस की हम बात करें तो जो पेट्रोलियम होता है वो किस में आता है, आपका प्राकृतिक गैस में आता है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन संख्या जो है वो किसकी गुणवत्ता की माप है। यहाँ पे दिया है खाद्य तेलों की गुणवत्ता की माप है, केरोसिन की गुणवत्ता की माप है, पेट्रोल की या फिर सुगंधित तेल की गुणवत्ता की क्या है, माप है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल से सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पेट्रोल की माप है। ठीक है, ऑक्टेन संख्या किसकी माप है, पेट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखेगा। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है कि प्राकृतिक रूप से प्रमुख ठोस ईंधन का नाम बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्रमुख ठोस ईंधन कौन सा है, लकड़ी, कोयला, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, लकड़ी भी सही है और कोयला भी आपका सही है। तो ए डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 48 नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पे कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये आपको क्या करना है, बिल्कुल से यहाँ पे बताना है। दिया हुआ है कोयला नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है या फिर जल गैस नहीं है। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें, जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, तो आपका जो नाइट्रोजन होता है वो जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल से सही होगा। 49 देखिएगा। 49 का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन, आपका ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 50 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती है, आपको क्या करना है, बिल्कुल से यहाँ पे बताना है। उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे सरलता से दहनशील होना चाहिए, उनका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त सही सभी। तो देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप सही कर लीजिए। इतनी सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, उसका उसमें मान भी उच्च होना चाहिए, उसे सरलता से दहनशील भी होना चाहिए, उनका ज्वलन ताप भी क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखिए। 51 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है, द्रव्य की आयनीकृत अवस्था आपको यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल से बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा। ठोस होगा या फिर द्रव होगा या फिर गैस होगा या प्लाज्मा होगा। द्रव्य की आयनीकृत अवस्था अगर पूछता है तो द्रव होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट 52 देखिएगा। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा है, द्रव बूंद के संकुचित होकर, ठीक है, द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है 52 नंबर का है। 1 सेकंड रुकिएगा। 52 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है, द्रव द्रव जो है, ठीक है, द्रव की आयनीकृत अवस्था ये हम कर चुके,
और उसके बाद आपका 52 नंबर का जो क्वेश्चन, द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। सान्यता होगा, पृष्ठ तनाव होगा, घनत्व हो गया या फिर वाष्प दाब होगा। तो यहाँ पे सान्यता आपका राइट होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा। इसी के साथ 53 की तरफ चलेंगे। देखिए 53 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है, दिया हुआ है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, ये आपको बताना है। घर्षण बल, तापमान या फिर दाब। तो देखिए घर्षण होगा, घर्षण यहाँ पे आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, जल में अल्कोहल मिलाने पर जल पृष्ठ के तनाव में क्या चीज देखने को मिलेगा, उसकी कमी हो जाएगी पृष्ठ तनाव की, या पृष्ठ तनाव में वृद्धि हो जाएगा। केवल बी वाला ऑप्शन से या वो चीज क्या हो जाएगी, अपरिवर्तनीय हो जाएगी। तो देखिए जल में अगर आप अल्कोहल मिलाते हैं तो जल के पृष्ठ तनाव में क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है किस ताप पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। किस ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो क्या माना जाता है, अधिकतम माना जाता है। दिया है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे या फिर -8 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए किस ताप पर पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो आप कह सकते हैं -8 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का ताप होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर वस्तु की मात्रा बदलती है तो क्या चीज अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसका आयतन, उसका भार, उसका द्रव्यमान या फिर उसका घनत्व। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भार क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, 57 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा हुआ है आपका कि वर्षा की बूंद की गोलाकार, ठीक है, यहाँ पे दिया है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। दिया है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या फिर गुरुत्व। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल से सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो है वहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ताप बढ़ने पर सान्यता क्या होती है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गैस एवं द्रव बढ़ जाएगा या फिर गैस एवं द्रव दोनों घट जाएंगी। गैस बढ़ेगी तथा द्रव घटेगी, गैस घटेगी या फिर द्रव बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो तो सही होगा, गैस एवं द्रव दोनों क्या होंगी, वो घट जाएंगे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 59 दिया है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है, ये आपको बताना है। संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर। तो देखिए बर्नौली प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या है, आधारित है। ठीक है, वायुयान कार्य करता है। ठीक है, वायुयान जो होता है वो कार्य करता है, किस पे कार्य करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है स्टोक्स के नियम पे, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो देखिए बर्नौली के सिद्धांत पर जो वायुयान होता है वो क्या करता है, बिल्कुल से कार्य करता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।